अध्याय 3 गुमनाम चिट्ठियाँ। ब्राज़ीलियन सांप के निकल भागने के कारण हैरी को अब तक की लगभग सबसे लंबी सज़ा मिली। जब उसे अलमारी से बाहर आने की छूट दी गई, तब तक गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो चुकी थीं। डडली अपना नया वीडियो कैमरा तोड़ चुका था, रिमोट कंट्रोल वाले हवाई जहाज़ को चकनाचूर कर चुका था और पहली बार रेसिंग बाइक चलाते समय बूढ़ी मिसेस फिक को तब टक्कर मार चुका था जब वे बैसाखियों के सहारे प्राइवेट ड्राइव की सड़क पार कर रही थीं। हैरी खुश हुआ कि स्कूल बंद हो गया, परंतु डडली के गैंग से बचने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि वे रोज़ घर पर आ धमकते थे। पियर्स, डेनिस, मैल्कम और गॉर्डन सब के सब मोटे और मूर्ख थे, परंतु चूंकि डडली उनमें सबसे मोटा था और सबसे मूर्ख था, इसलिए वो उनका लीडर था। बाकी सभी खुशी खुशी डडली के मनपसंद खेल हैरी का शिकार में शामिल हो जाते थे। इस वजह से हैरी का ज़्यादातर समय घर के बाहर रहना पसंद करता था, यहाँ वहाँ भटकते हुए। जब वो गर्मियों की छुट्टियाँ खत्म होने के बारे में सोचता था, तो उसे आशा की हल्की सी किरण नज़र आती। जब सितंबर आएगा तो वह हाई स्कूल में जाएगा और जीवन में पहली बार वो डडली के साथ नहीं पढ़ेगा। डडली को वर्नन अंकल के पुराने स्कूल स्मेल्टिंग्स में भेज रहा था। पियर्स पॉलकिन भी वहीं जा रहा था। दूसरी तरफ हैरी को एक सरकारी स्कूल स्टोनवॉल हाई स्कूल में जाने वाला था, जिसका डडली मजाक उड़ाता रहता था। स्टोनवॉल में पहले दिन बच्चों का सिर टॉयलेट में अंदर डालते हैं, उसने हैरी से कहा। चाहो तो ऊपर आकर प्रैक्टिस कर लो। नहीं धन्यवाद, हैरी ने कहा। बेचारे टॉयलेट के अंदर तुम्हारे सिर जितनी गंदी चीज़ पहले कभी नहीं गई होगी। वो बीमार होगा। इससे पहले कि डडली उसके कहने का मतलब समझ पाए, हैरी ने दौड़ लगा दी। जुलाई में पेटूनिया आंटी डडली को एक दिन लंदन ले गईं, क्योंकि डडली के लिए स्मेल्टिंग्स की यूनिफॉर्म खरीदना थी। हैरी को मिसेस फिक के यहाँ छोड़ गई। मिसेस फिक का व्यवहार आज पहले जितना बुरा नहीं था। बाद में हैरी को पता चल गया कि अपनी पालतू बिल्लियों में से एक के कारण वे गिर गई थी, जिससे उनकी टांग टूट गई थी, और वो शायद इसलिए अब मिसेस फिक को बिल्लियों से पहले जितना प्रेम नहीं था। उन्होंने हैरी को टेलीविज़न देखने दिया और उसे छोटा सा चॉकलेट केक भी दिया, जिसका स्वाद ऐसा था जैसे उसे कई सालों से संभाल कर रखा गया हो। उस शाम डडली ने अपनी नई चमचमाती यूनिफॉर्म में पूरे परिवार के सामने ड्राइंग रूम में परेड की। स्मेल्टिंग्स में पढ़ने वाले लड़के मैरून रंग का लंबा कोट, नारंगी नेकर और बोटर्स नाम के स्ट्रॉ हैट पहनते थे। वे गांठदार छड़ी भी रखते थे और टीचर्स की आंख बचाकर वे उससे एक दूसरे को मारते थे। ऐसा लगता था जैसे बाद के जीवन के लिए ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। जब वर्नन अंकल ने डडली को नई यूनिफॉर्म में देखा, तो वे भरी आवाज़ में बोले कि ये उनके जीवन का सबसे गौरवशाली पल है। पेटूनिया आंटी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और वे कहने लगीं, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनका छोटा सा डडली बेटू है, जो इतना सुंदर और बड़ा दिख रहा है। हैरी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हंसी रोकने की कोशिश में उसकी 2 पसलियां पहले ही टूट चुकी हैं। अगली सुबह जब हैरी नाश्ता करने गया, तो किचन में भयानक बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बदबू सिंक में रखे एक लोहे के बड़े टब में से आ रही थी। उसने इसमें झांक कर देखा। टब में गंदे कपड़े भरे थे, जो भूरे पानी में तैर रहे थे। ये क्या है? उसने पेटूनिया आंटी से पूछा। उसके होंठ जैसे सिले हुए थे, क्योंकि जब भी वह सवाल पूछने की गुस्ताखी करता था, वह अपने होंठ कसकर बंद कर लेता था। तुम्हारी नई स्कूल यूनिफॉर्म, उन्होंने कहा। हैरी ने एक बार फिर टब में देखा। अच्छा, उसने कहा। मुझे पता नहीं था कि उसका इतना गीला होना क्यों ज़रूरी है। बेवकूफ़ हो क्या? पेटूनिया आंटी ने तमतमाते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए डडली के पुराने कपड़े भूरे रंग में रंग रही हूँ। जब काम पूरा हो जाएगा तो ये यूनिफॉर्म भी बाकी बच्चों जैसी ही दिखेगी। हैरी को इस बारे में संदेह था, परंतु उसने सोचा कि बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब टेबल पर बैठ गया और उसने कोशिश की कि वह इस बारे में न सोचे, तो स्टोनवॉल हाई स्कूल में पहले दिन उसका हुलिया कैसा दिखेगा, शायद वैसा जैसे उसने किसी बड़े हाथी की खाल ओढ़ रखी हो। डडली और वर्नन अंकल अंदर आए और हैरी की नई यूनिफॉर्म की बदबू के कारण उन दोनों की ही नाक सिकुड़ गई। वर्नन अंकल हमेशा की तरह अपना अखबार खोला और डडली अपनी स्मेल्टिंग्स की छड़ी से, जिसे वह हर जगह साथ ले जाता था, टेबल पर ठक ठक करने लगा। तभी उन्हें लेटर बॉक्स खुलने की आवाज़ सुनाई दी और फर्श पर चिट्ठियाँ गिरने की आवाज़ आई।
चिट्ठियाँ लाओ डडली, वर्नन अंकल ने अखबार के पीछे से कहा। हैरी से कहो ना। हैरी चिट्ठियाँ लाओ, डडली से कहिए ना। डडली अपने स्मेल्टिंग्स की छड़ी इसे चुभाओ। अपने आप को स्मेल्टिंग्स की छड़ी से बचाते हुए हैरी चिट्ठियाँ लाने गया। फर्श पर 3 चिट्ठियाँ पड़ी थी। वर्नन अंकल की बहन मार्ज का पोस्ट कार्ड, जो ऑयल ऑफ वाइट पर छुट्टियाँ मना रही थी, एक भूरा लिफाफा जो शायद कोई बिल था, और एक चिट्ठी हैरी के नाम। हैरी ने चिट्ठी उठाई और उसे गौर से देखा, और उसका दिल किसी बड़े रबर बैंड की तरह उछाल रहा था। जिंदगी में किसी ने भी कभी भी उसे चिट्ठी नहीं लिखी थी। उसे चिट्ठी कौन लिखता? उसके न दोस्त थे, ना ही रिश्तेदार। वह किसी लाइब्रेरी का मेंबर भी नहीं था, इसलिए उसे किताबें लौटाने के बारे में अपमानजनक पत्र भी नहीं मिलते थे। बहरहाल उसके सामने एक चिट्ठी थी, और पते से साफ जाहिर था कि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। मिस्टर एच पॉटर, सीढ़ियों के नीचे वाली अरमाली, 4 प्रिवेट ड्राइव, लिटिल विंग्स, सरे। लिफाफा और मोटा और भारी था तथा पीले चमड़े के कागज से बना था, और उस पर हरी स्याही से पता लिखा था। लिफाफे पर एक भी टिकट नहीं लगा था। लिफाफे के पलटते समय उसके हाथ कांपने लगे। हैरी ने देखा कि लिफाफे के पीछे जामुनी मोम की मोहर लगी थी, और एक मोनो बना था। मोनो में एक शेर, एक चील, एक बिज्जू और एक सांप थे, और एक बीच में बड़ा सा एच लिखा हुआ था। जल्दी करो लड़के, वर्नन अंकल किचन से चीखे, तुम क्या कर रहे हो? कहीं चिट्ठी में रखे बम की जांच तो नहीं करने लगे? वे अपने मजाक पर खुद ही हंस पड़े। हैरी किचन में वापस आया। वो तब भी अपनी चिट्ठी को घूर रहा था। उसने वर्नन अंकल को बिल और पोस्ट कार्ड दे दिया, फिर बैठकर धीरे से अपना पीला लिफाफा खोलने लगा। वर्नन अंकल ने बिल वाला लिफाफा खोला, उसे नफरत से पढ़ा और फिर पोस्ट कार्ड पर निगाह डाली। मार्ज बीमार है, उन्होंने पेटूनी आंटी को बताया। उसने बासी मछली खा ली थी। डैड, डडली अचानक चीखा। डैड, हैरी के पास कुछ है। हैरी इस समय अपनी चिट्ठी खोलने ही वाला था, जो लिफाफे की तरह ही चमड़े के भारी कागज पर लिखी थी, परंतु तभी वर्नन अंकल ने उसके हाथ से चिट्ठी तेजी से छीन ली। ये मेरी चिट्ठी है, हैरी ने कहा, और उसे वापस छीनने की कोशिश की। तुम्हें कौन चिट्ठी लिखेगा? वर्नन अंकल ने ताना मारते हुए कहा। उन्होंने एक हाथ से चिट्ठी खोली और उस पर नज़र दौड़ाई। ट्रैफिक लाइट्स जितनी तेज़ी से रंग बदलती है, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से उनका चेहरा लाल से हरा हो गया, और बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। कुछ ही सेकंड में उनका चेहरा बासी दलिए की तरह भूरा और सफ़ेद हो गया। पेटूनिया, वे हाँफते हुए बोले। डडली चिट्ठी छीनने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे पढ़ सके, परंतु वर्नन अंकल ने चिट्ठी इतनी ऊंचाई पर पकड़ रखी थी कि वो उसकी पहुंच से दूर थी। पेटूनिया आंटी ने उत्सुकता से चिट्ठी ली और पहली लाइन पढ़ी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वे बेहोश होने वाली हों। उन्होंने अपना गला पकड़ लिया और दम घुटने जैसी आवाज़ निकाली। वर्नन, हे भगवान, वर्नन। वे एक दूसरे की तरफ एकटक देखते रहे। वे भूल गए थे कि हैरी और डडली अभी उसी कमरे में थे। डडली को यह सहन करने की आदत नहीं थी कि उसकी तरफ ध्यान न दिया जाए। उसने अपनी स्मेल्टिंग्स की छड़ी अपने डैड के सिर पर खट्ट से मारी। मैं उस चिट्ठी को पढ़ना चाहता हूँ, वह जोर से चिल्लाया। हैरी ने बौखलाते हुए कहा, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी चिट्ठी है। दोनों बाहर निकल जाओ। वर्नन अंकल ने चिट्ठी को लिफाफे के अंदर ठूंसते हुए कहा। हैरी हिला भी नहीं। मुझे मेरी चिट्ठी चाहिए, वो चिल्लाया। मुझे चिट्ठी पढ़ने दो, डडली चीख रहा था। बाहर वर्नन अंकल गरजे। इसके बाद उन्होंने हैरी और डडली की गर्दन पकड़ी और उन्हें हॉल में फेंक दिया और किचन का दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया। हैरी और डडली तत्काल में एक ज़ोरदार परंतु खामोश लड़ाई होने लगी कि चाबी के छेद में से कौन सुनेगा। डडली इस लड़ाई में जीत गया, और इसलिए हैरी उसके कान पर उसका चश्मा लटक रहा था। पेट के बल लेटकर उस दरार में से सुनने लगा जो दरवाजे और फर्श के बीच में थी। वर्नन, पेटूनिया आंटी कांपती आवाज़ में कह रही थी, पता देखो, उन्हें कैसे मालूम वह कहाँ सोता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे घर पर नज़र रख रहे हों? नज़र रख रहे हों, जासूसी कर रहे हों, पीछा कर रहे हों, कुछ भी हो सकता है। वर्नन अंकल बहुत परेशान आवाज़ में बोले। परंतु वर्नन, हम क्या करें? इसका जवाब दें? यह कह दें कि हम नहीं चाहते। हैरी को दिख रहा था कि वर्नन अंकल के चमचमाते काले जूते किचन में इधर उधर आ जा रहे हैं। नहीं,
उन्होंने फैसला करते हुए कहा, नहीं, हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। अगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा तो हाँ, यही सबसे अच्छा रहेगा, हम कुछ भी नहीं करेंगे। पर मैं अपने घर में उस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहता पेटूनिया। जब हमने उसे घर में रखा था तो क्या हमने उस वक्त ये कसम नहीं खाई थी कि हम इस खतरनाक बेवकूफ़ी को बंद कर देंगे।